कांस्टेंट टॉपिक की हम बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली कांस्टेंट किस हिसाब से काम करता है। ठीक है, हमने कांस्टेंट के केस में ये डिस्कस किया था कि कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ में क्या होता है, यूज में आता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कांस्टेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, मैंने कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल टर्म को कल की क्लास में डिफाइन किया था। ठीक है, एक मैंने आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी यहाँ पर मेंशन किया है, उसको बाद में एक बार देख लेते हैं असाइनमेंट को क्या है। उससे पहले कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो मैं आपको लास्ट क्लास में समझा रही थी कि कांस्टेंट मेंबर कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम देख रहे थे कि अगर मैं बात करूं कांस्टेंट मेंबर फंक्शन की तो कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने पिक्सल नाम से एक क्लास क्रिएट की है। इसी एग्जांपल को हमने लास्ट क्लास में कुछ सेक्शन इसका डिस्कस किया था, इसको आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने डेटा मेंबर जो डिफाइन किया है, इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर डिफाइन किया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास में कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा उसके डेटा मेंबर की वैल्यू को इस केस में 0 से क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने यहाँ पर इस क्लास में एक कांस्टेंट मेंबर फंक्शन बनाया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये रहेगा कि अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर फंक्शन की, यानी कि गेट ए नाम का जो फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो जब भी हम किसी स्पेसिफिकली टॉपिक को या कंटेंट को क्या करते हैं, कांस्टेंट बना देते हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते, चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी इसका यही मतलब है। ठीक है, तो मैंने गेट ए फंक्शन को कांस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि ये क्लास का पार्ट है तो इसलिए डेफिनेटली ये मेंबर फंक्शन कहलाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको कांस्टेंट बना दिया। ठीक है, अब कांस्टेंट बना दिया तो डेफिनेटली ये फंक्शन जो है इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन जो है, किस तरह का मॉडिफिकेशन, जो पर्टिकुलर क्लास का डेटा मेंबर है उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कांस्टेंट बनाना चाहती हूँ, गेट ए नाम का फंक्शन है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड सबसे लास्ट में ऐड करना होता है। अभी तक हमने स्टार्टिंग में कॉन्स्ट कीवर्ड को देखा था, लेकिन फंक्शन के केस में एट द एंड आपको कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड करना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कॉन्स्ट की, ठीक है, तो कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन की केस में डेटा मेंबर की जो वैल्यू है उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं ये स्टेटमेंट मेंशन करूंगी तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई भी प्रिंटिंग का काम करेंगे, ठीक है, तो हम उस केस में यहाँ पर हमें कोई भी एरर शो नहीं होगी, वो वैलिड होगा काम। तो मैंने क्या किया है, इस तरह के फंक्शन जो कि जहाँ पर सिर्फ प्रिंटिंग का काम हो या वैल्यू कुछ रिटर्न करवानी, तो हम ऐसे डेटा मतलब मेंबर फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कांस्टेंट फंक्शन बना सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास में जितने भी एक्सेसर मेथड्स हैं उनको आप क्या बना सकते हो, कांस्टेंट बना सकते हो। क्योंकि अंडरस्टूड है एक्सेसर मेथड सिर्फ एक्सेस करने का काम करते हैं, मतलब वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा मेंबर की वैल्यू को, वहां पर कहीं चेंज वाला कोई स्टेटमेंट हम मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन आप उन्हीं को बनाएं जिसमें आप कोई चेंजेस ना कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं सेट फंक्शन को भी क्या कर दूंगी, जैसे मैंने यहाँ पर सेट ए नाम का जो फंक्शन बनाया है, ठीक है, इसको मैं अगर कांस्टेंट बना दूंगी तो मैं चेंजेस परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो म्यूटेटर मेथड्स है उनको हम कांस्टेंट नहीं बनाते, बना देंगे तो चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन गेट ए फंक्शन के बाद सेट ए फंक्शन बनाया है जो कि म्यूटेटर मेथड है। इस ए डेटा मेंबर की वैल्यू में क्या कर रहा है, सिंपली असाइनमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और इसी के अलावा मैंने डिस्प्ले फंक्शन भी क्रिएट किया है, उसको भी मैंने क्या किया है, कांस्टेंट की तरह डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब मैंने अगर कांस्टेंट बना दिया इस फंक्शन को, तो डेफिनेटली मैं डेटा मेंबर की वैल्यू में चेंजेस नहीं कर सकती। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टेटमेंट मेंशन किया है कि जो डेटा मेंबर की वैल्यू है उसमें मैंने 10 का क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर एरर शो करेगा, लेकिन हम चाहें तो इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू प्रिंट जरूर करवा सकते हैं। और डिस्प्ले का काम सिंपल, अगर मैंने उसको कांस्टेंट बनाया तो डिस्प्ले का काम वैसे भी पहले सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करवाना ही था।
तो इसीलिए मैंने इस मेथड को चूज किया कांस्टेंट बनाने के लिए और गेट ए फंक्शन को यूज किया कांस्टेंट की तरह डिफाइन करने के लिए, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन बनाने की तरह। ठीक है, अब ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे पिक्सल क्लास का डिस्ट्रक्टर बताऊं, तो डिस्ट्रक्टर के केस में मैंने यहाँ पे सिंपल डिस्ट्रक्टर कॉल्ड ऐसा स्टेटमेंट मेंशन किया है। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन के बाद भी जस्ट कांस्टेंट कीवर्ड ऐड कर दूंगी और यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो डेफिनेटली ये एरर शो करेगा, क्योंकि डेटा मेंबर की वैल्यू कहीं पर भी मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए कांस्टेंट मेंबर फंक्शन के केस में। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। अब कॉल करने का तो तरीका वही है जैसे हम नॉर्मल अभी तक फंक्शंस को कॉल करते हुए आए हैं। ठीक है, उसमें तो कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो देखें यहाँ पर सिंपल मैंने पिक्सल क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो P1 नाम से क्रिएट किया है। तो उसका सीधा सा मतलब है जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे 0 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना रखा है, तो डेफिनेटली वही क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, और इसके अलावा मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में क्लास का सेट ए नाम का जो फंक्शन है वो कॉल किया है। ठीक है, तो क्या होगा, P1 ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है उसकी डेटा मेंबर की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, इनिशियली 0 है क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उस डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पर 0 असाइन हो गई। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम सेट ए कॉल करेंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू जो है वो 0 से हटके 10 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। और ये बात हो गई किसकी, P ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो इस तरीके से ये P ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेमोरी में क्या होगा, क्रिएट होगा। कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये P ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, P1 ऑब्जेक्ट सॉरी, ये P1 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब अगर बात करें इस P1 ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो P1 ऑब्जेक्ट के साथ में अगर मैं सेट ए लिखूंगी तो डेफिनेटली ये वैल्यू चेंज हो गई, 0 से हट के 10 हो गई। डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले यहाँ तो हमने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पे थोड़ी ना हमने कुछ चेंजेस परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन की बात करूं तो डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के डेटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो देखें इस केस में जो यहाँ पर a की वैल्यू है 10, ठीक है, P1 ऑब्जेक्ट ने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया तो उसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो क्या आंसर आएगा इस केस में, यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में 10। ठीक है, और अगर हम वापस से सेट ए फंक्शन को कॉल करेंगे, अब इस केस में मैंने क्या कर दिया, जो वैल्यू है डेटा मेंबर की, कौन से ऑब्जेक्ट की, P1 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू, अब मैंने वापस से क्या कर दी, 10 से हटाकर 60 कर दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर सिंपली वैल्यू जो हो जाएगी वो 60 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि करंट वैल्यू 60 हो जाएगी। तो ऐसे हम कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेट ए को डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो डिस्प्ले फंक्शन यूज कर लीजिए, अदरवाइज गेट ए नाम का फंक्शन भी है, वो भी तो वैल्यू रिटर्न कर ही रहा है। तो इस केस में वैल्यू क्या डिस्प्ले हो जाएगी, वैल्यू एक बार 60 सेट हो गई, रिप्लेस हो गई ए डेटा मेंबर की, कौन से ऑब्जेक्ट के, P1 ऑब्जेक्ट के। अब अगर गेट ए फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी डिस्प्ले होगी, 60। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का जो रिजल्ट है वो 10 और 60 एज अ आउटपुट हमें शो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई कांस्टेंट फंक्शंस की। कौन से फंक्शन, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर हम क्लास के बाहर डिफाइन करें, कांस्टेंट तो है वो फंक्शन, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम उसको क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं अब इस केस में। ठीक है, तो अब देखें इस केस में वापस से मैंने क्या किया है, वही पिक्सल क्लास को क्रिएट किया है। इस एग्जाम्पल में आपको सिर्फ नया इतना ही समझना है कि कांस्टेंट फंक्शन को हम क्लास के बाहर कैसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल तो बिल्कुल प्रीवियस जैसा ही है, बस दो डेटा मेंबर मैंने यूज किए हैं, एक तो ए और एक बी, दो डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं। अगेन कंस्ट्रक्टर्स भी क्रिएट किए हैं, एक तो 0 आर्ग्यूमेंट वाला यानी कि नॉन पैरामीटराइज और एक पैरामीटराइज। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे
सिंपल एक मेंबर फंक्शन क्रिएट किया है गेटे नाम से, जो कि प्रीवियस एग्जांपल का ही मैंने एज इट इज यहाँ पे प्लेस किया है। कांस्टेंट फंक्शन इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक्सेसर मेथड्स को मैंने अभी आप बताया कि कांस्टेंट बना सकते हैं। म्यूटेटर को अगर आप कांस्टेंट बना देंगे तो ऐसे उसका कोई नीड मतलब उसका कोई यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर म्यूटेटर मेथड को हम कांस्टेंट बना देंगे तो फिर हम चेंजेस कहाँ परफॉर्म करें। ठीक है, तो इसलिए म्यूटेटर मेथड आप क्या कर सकते हो, सिंपल आप उसको नॉर्मल फंक्शन बनाओ, कांस्टेंट फंक्शन ना बनाओ। देन मैंने यहाँ पे सेट बी और सेट ए ये दोनों क्या किए हैं, म्यूटेटर मेथड्स बनाए हैं। ठीक है, ये किस लिए बनाए हैं, मैंने डेटा मेंबर्स की वैल्यू को सिंपली चेंज करने के लिए। अब कंस्ट्रक्टर तो एक ही बार कॉल होता है ना, उसके अलावा अगर हमें वैल्यू चेंज करनी है तो क्या यूज कर सकते हैं, म्यूटेटर मेथड्स। ठीक है, देन डिस्प्ले फंक्शन मैंने बनाया है। अब देखिए यहाँ क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन का प्रोटोटाइप मेंशन किया है और मैंने ये बता दिया कि डिस्प्ले फंक्शन क्या बनना चाहिए, कांस्टेंट बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिस्प्ले फंक्शन जो है वो मुझे क्या करना है, कांस्टेंट फंक्शन बनाना है। कोड तो आपको पता ही है जो प्रीवियस एग्जांपल में था कि ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, तो यहाँ तक तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, बस मैंने सिर्फ इतना सा इम्प्लीमेंटेशन नया रखा है कि डिस्प्ले फंक्शन को क्लास के अंदर ना बना के क्लास के बाहर बना दिया। ठीक है, तो मेंबर फंक्शन तो रहेगा क्लास का, ऐसा तो नहीं है कि मेंबर फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, क्लास का पार्ट भी रहेगा। ठीक है, लेकिन डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड आपको हमेशा प्रोटोटाइप में भी लास्ट में ही लगाना है और देन सेमीकोलन। ठीक है, डिस्ट्रक्टर वही बनाया है मैंने जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था, तो यहाँ पर मेंशन किया डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, देन अब अगर आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, तो यहाँ तक अब अगर डिस्प्ले फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो देखें डिस्प्ले फंक्शन क्लास के बाहर बनाया है प्लस क्लास का मेंबर भी है। कैसे पता चल रहा है क्लास का मेंबर है, हमने क्लास में तो उसका प्रोटोटाइप मेंशन किया है। ठीक है, और क्लास के बाहर क्या किया है, उस फंक्शन को उसका कोड डिफाइन किया है, यानी कि उसके एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट क्लास के बाहर लिखे हैं। प्लस आप देखिए मैं अगर इस स्टेटमेंट की बात करूं तो मैंने ऐसे ही कुछ आपको टेस्ट में भी दिया था कि क्लास के बाहर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या सिंटैक्स रहता है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम क्लास के बाहर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन का रिटर्न टाइप एज इट इज आता है, फंक्शन का नेम भी एज इट इज आता है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो कॉन्स्ट कीवर्ड तो यहाँ पर भी मेंशन करना ही होगा। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन क्लास का पार्ट है इसीलिए क्लास का नेम मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, और क्लास का नेम के साथ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का ये भी यूज है कि क्लास के मेंबर को आउट ऑफ द क्लास डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। प्लस बाय डिफॉल्ट क्लास के सारे मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, इनलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली क्लास के फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दोनों का यूज करके, ये सिंटैक्स है। अब डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए और बी की वैल्यू को या ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर मैंने सिंपल स्टेटमेंट लिखे हैं कि ए की वैल्यू क्या है, सिंपली ए, और बी की वैल्यू क्या है, बी। ठीक है, क्योंकि क्लास का पार्ट है तो क्लास का ही मेंबर फंक्शन ना, बाहर डिफाइन किया तो क्या हो गया, क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने कहीं पर भी किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं किया है। फ्रेंड फंक्शन होता तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाकर ही यूज करने पड़ता डेटा मेंबर्स। ठीक है, तो मैंने सिंपली उनको डेटा मेंबर्स को यूज किया है। अब किसके डेटा मेंबर कंसिडर किए जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, प्लस मैं क्या नहीं कर सकती कांस्टेंट फंक्शन में, डेटा मेंबर की वैल्यू में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट मेंशन करूंगी इधर तो डेफिनेटली ये एरर शो करेगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन कांस्टेंट है। देन अगर मेन की बात करें, ठीक है, तो क्लास को यूज करना है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट तो बनाने ही पड़ेंगे, उसमें तो पता ही है, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के तो हम वैसे भी किसी क्लास को यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सिंपली जब कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा
तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए तो जीरो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो इनिशियली ए और बी डेटा मेंबर की वैल्यू क्या होगी, जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी और वैल्यू से रिप्लेस करना है, कोई और वैल्यू असाइन करनी है डेटा मेंबर में, तो क्या यूज करना होगा, म्यूटेटर मेथड्स। यही तो म्यूटेटर मेथड्स का रोल है कि क्लास के डेटा मेंबर को हम किसी और वैल्यू से क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वैल्यू जीरो थी, अब जीरो से हटके हो गई 10 और 20, क्योंकि दोनों मेंबर्स के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस करंट ऑब्जेक्ट P1 के साथ में सेट ए और सेट बी को कॉल किया। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई। क्लास के प्रीवियस कंसेप्ट जो कि हम अभी तक देखते आए हैं, उन्हीं को एक तरीके से रिवाइज भी कर लिया हमने। ठीक है, देन डिस्प्ले डिटेल्स करवानी है तो सिंपल डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लीजिए। अदरवाइज आपके पास में जो सिंपल गेट ए फंक्शन भी है, जो कि वापस से कांस्टेंट फंक्शन है, उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी यहाँ पर 10 और 20 जो है वो एज अ रिजल्ट में यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बी एस डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से कांस्टेंट मेंबर फंक्शन या कांस्टेंट मेंबर फंक्शन अगर हम क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो वो इस तरीके से अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हमने बनाना देख लिया, लेकिन अगर हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट जो है वो ही कांस्टेंट देते हैं तो अब क्या होगा, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन उसी को ही क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, ये हमने रिटर्न टाइप या आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, देन अब उस केस में हम क्या नहीं कर सकते, मैंने फंक्शन को कांस्टेंट बनाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को कांस्टेंट बनाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इस केस में हम जो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट है उसमें चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली उसके डेटा मेंबर में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्लास के डेटा मेंबर में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिंपल यहाँ पर जो हमारे पास में कंसेप्ट है, तो देखें अगर एक एग्जाम्पल से इसको समझें कि हम फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर कांस्टेंट बनाए या फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को कांस्टेंट बनाए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने अगर f नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया और उसके आर्ग्यूमेंट्स को क्या कर दिया, कांस्टेंट बना दिया। मतलब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक वेरिएबल ही तो होता है, तो मैंने वापस से वेरिएबल जो है, ठीक है, जो पैरामीटर है उसको मैंने कांस्टेंट बना दिया। तो अब मैं क्या नहीं कर सकती, उस पर्टिकुलर पैरामीटर की वैल्यू में चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकती। ये देखिए, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगी तो डेफिनेटली ये एरर शो करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट बन गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, फंक्शन का रिटर्न टाइप ही कांस्टेंट कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए इस केस में आप जो वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो तो कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब इस केस में भी वापस यही कंसेप्ट आएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई फंक्शन बनाया, सॉरी एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब मैं क्या नहीं कर सकती, उस पर्टिकुलर फंक्शन में कोई वेरिएबल अगर बनाऊंगी तो मैं उसमें क्या नहीं कर सकती, चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, और रिटर्न आप क्या करवा सकते हो, कोई भी इंटीजर वैल्यू, रिटर्न के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस सिंपल सा मीनिंग ये रह जाएगा कि फंक्शन में जो आप क्या कर रहे हो, सिंपल कोई अगर आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो वेरिएबल में क्या नहीं कर सकते हो, मॉडिफिकेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। एक एग्जांपल से समझते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपल कॉन्स्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन में, मेन जो कंसेप्ट समझने वाला है वो फंक्शन के रिटर्न टाइप को नहीं समझना। ठीक है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में कांस्टेंट कैसे काम करेगा, मेन हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर कोई डाउट रहता है तो वापस डिस्कस कर लेंगे। तो देखें, कॉन्स्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन में मैंने डिफाइन किया है, वापस से वही पिक्सल क्लास है, एज इट इज कोड मैंने मेंशन किया है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। दो कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन किए हैं, जीरो आर्ग्यूमेंट वाला और दो आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और आप चाहें तो वन आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर हमने सिंपल कंस्ट्रक्टर के साथ में हमने कंसेप्ट पढ़ा था एक तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का, तो वो भी यूज कर सकते हो। तरीके थे हमारे पास में काम करने के, उसमें से कोई भी तरीका हम यूज कर सकते हो, यूज आप कर सकते हो। ठीक है,
अब देखें, मैंने क्या किया, स्टोर नाम से एक फंक्शन बना दिया। कुछ वैल्यू स्टोर करवानी थी तो स्टोर नाम से फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन में मैंने कांस्टेंट क्या किया है, फंक्शन को कांस्टेंट नहीं बनाया। क्यों, कैसे पता चल रहा है, हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ अगर ऐड किया होता तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाता, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन बन जाता। ठीक है, लेकिन मैंने कांस्टेंट कीवर्ड फंक्शन के आर्गुमेंट में ऐड किया है। तो अब देखें, कॉन्स्ट कीवर्ड मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, और कहाँ ऐड किया है, पैरामीटर के जस्ट पहले। ठीक है, तो अब देखिए क्या नहीं कर सकते, पहले तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, यानी कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हम क्या क्या वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर इस केस में मैं अगर डेटा मेंबर की बात करूं, क्योंकि मेंबर फंक्शन है तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा उसी के डेटा मेंबर की वैल्यू में मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। लेकिन मैं अगर यहाँ पर पैरामीटर में ही कुछ चेंजेस परफॉर्म करना चाहूँ तो वो नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि पैरामीटर इस बार मैंने कांस्टेंट बना दिए। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर कांस्टेंट है, आर्गुमेंट कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन भी बना सकते हैं, तो वापस डिस्प्ले को मैंने कांस्टेंट बना दिया है। अगर आप डिस्प्ले में कुछ चेंजेस परफॉर्म करने वाले हो तो आपको उसको कांस्टेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिंपल फंक्शन बना दो। ठीक है, लेकिन जनरली हम कभी भी डिस्प्ले का सिंपल मीनिंग यही रहता है कि डिस्प्ले करवाना, तो ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट बना सकते हैं हम, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, देन डिस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर कॉल्ड ऐसा स्टेटमेंट मेंशन किया है। ठीक है, देन अगर मेन फंक्शन की बात करें, यहाँ तक तो आपने देखा वापस से एक कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट जो एक सिंपल हमने क्या किया, आर्गुमेंट किसी फंक्शन में पास कर दिया। ठीक है, तो दो कंसेप्ट हमने वापस से इस एग्जांपल में देखे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, देन मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्लास को यूज किया है। तो अब क्लास को यूज करना है तो डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, P2 नाम से एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया मैंने P2 ऑब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली क्या होगा, दोनों डेटा मेंबर की वैल्यू में 0 असाइन हो जाएगा। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टोर नाम का फंक्शन कॉल किया है और मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 13, एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है 13। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल होगा तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ, P2 ऑब्जेक्ट के साथ में, ये तो कांस्टेंट है तो वैल्यू तो एक बार असाइन हो गई ना इसमें। और हमने ये पढ़ा ही तो था कि जब हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो उस टाइम डिक्लेरेशन के टाइम तो हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं लेकिन बाद में चेंजेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी तो यही कंसेप्ट है। हमने वहां से 13 वैल्यू भेजी, 13 वैल्यू भी में असाइन हो गई, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। चेंज करेंगे तो एरर होगी। ठीक है, लेकिन डेटा मेंबर की वैल्यू जो है उसमें मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल की कांस्टेंट आर्गुमेंट की वैल्यू को क्या कर सकती हूँ, असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट आर्गुमेंट का अगर आपको मतलब समझना है तो एक बार कांस्टेंट वेरिएबल को आप अच्छे से समझ लो। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, कुछ नया नहीं है, बस इस बार क्लास के मेंबर फंक्शन में डिफाइन किया है। ठीक है, तो देन ए और बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो हमने स्टोर फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास की थी। ठीक है, यानी कि 13 पास की थी तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू 13 हो जाएगी। तो सीधा सा मतलब कि अब P2 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू जो है वो 13 यहाँ पर हमें विजिबल हो जाएगी। कब, जब हम रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले करवाना है तो अब हमने इस पर्टिकुलर क्लास में कोई भी एक्सेसर मेथड तो डिफाइन किया ही नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो डिफाइन कर लो और उसको यूज कर लो, बट मैंने यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया है। तो वापस से मैंने इस पर्टिकुलर क्लास के केस में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन मेन फंक्शन में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, तो ए और बी की वैल्यू 13 डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई कि कांस्टेंट हम कहाँ कहाँ पर अभी तक यूज करते हुए आए हैं।
वेरिएबल के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, किसी फंक्शन को कांस्टेंट बना सकते हैं। ये अभी 3 एग्जांपल हमने देखे और ये तीनों ही अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। देन अब हम प्रोसीड कर रहे हैं कॉन्स्ट, जो कीवर्ड अभी हमने देखा कांस्टेंट का एक और एग्जांपल, एक और यूज को लेकर, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ में भी यूज कर सकते हैं। सीधे शब्दों में बोलूं तो हम किसी ऑब्जेक्ट को भी कांस्टेंट बना सकते हैं। तो अब अगर ऑब्जेक्ट ही कांस्टेंट बन गया तो अब क्या होगा, ठीक है। तो सीधा सा मतलब ये रहेगा कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट बन गया तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, क्या होता है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, डेटा मेंबर और फंक्शन। तो आपको ये तो पता ही है कि कोई फंक्शन जो है उसमें तो हम क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन अगर कांस्टेंट होता है तो फंक्शन में चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट होगा तो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब कैसे, क्या बोला मैंने, एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्लास का नाम लिखना है, क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अब क्योंकि इस P1 को कांस्टेंट बना देना है आपको, तो कॉन्स्ट कीवर्ड आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की, ठीक है। ये तरीका रहेगा कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का। इनिशियली आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो डेफिनेटली वैल्यू पास कर सकते हो, उसमें तो कोई भी एरर नहीं है। लेकिन बाद में जो हम सेट फंक्शन यूज कर रहे थे, म्यूटेटर मेथड्स यूज कर रहे थे, उसके थ्रू चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब उसके थ्रू तो वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन डायरेक्टली हम चेंजेस नहीं कर सकते। अब कैसे, क्या बोला मैंने, वो मैं अभी बताती हूँ आपको, तो उससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि सेट से कर सकते हैं या डायरेक्टली, कैसे क्या पॉसिबल है उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखें, और यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कैन मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर तो मॉडिफाई कर सकते हैं कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को, बट जो मेथड्स हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, क्यों बोला, इसको मैं डिफाइन करती हूँ, बट मैंने यही लिखा है कि बट अदर मेथड्स ऑफ द क्लास कैन नॉट, ठीक है। तो कैसे क्या होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर सबसे पहले कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट का जो एग्जांपल है, मैंने वापस से नम नाम से क्लास डिफाइन की है। अब वापस मैंने कीवर्ड, वापस वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि हम नम नाम से जो क्लास है उसको पहले भी बहुत सारे एग्जांपल में देख चुके थे, ठीक है। मैंने इस केस में क्या किया है, ए नाम का एक डेटा मेंबर डिफाइन किया है, इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर है, ठीक है। देन अब इसको मैंने पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में डिफाइन किया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर शो फंक्शन को क्या किया है, डिफाइन किया है, ठीक है। और एक्सेप्ट फंक्शन को भी यहाँ पे डिफाइन किया है। शो फंक्शन तो क्या कर रहा है, सिंपल वैल्यू को शो करने का काम कर रहा है, और सिंपल जो एक्सेप्ट फंक्शन है वो डेटा मेंबर की वैल्यू में क्या कर रहा है, इनपुट लेने का काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसी क्लास में सिंपल सेट ए फंक्शन को भी डिफाइन किया है। म्यूटेटर मेथड एग्जैक्टली हमारे पास में सेट ए है, क्या कर रहा है, वैल्यू को म्यूटेट कर रहा है, किसकी वैल्यू को, डेटा मेंबर की वैल्यू को, ठीक है। तो डेटा मेंबर है ए, तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा ये सेट ए फंक्शन, उसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू में मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है। ऐसा पहले भी हम देख चुके हैं, यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं है। ऐसे ही मैंने गेट ए फंक्शन को भी डिफाइन किया है, ठीक है। ये गेट ए फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। अब किसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, उसी की डेटा मेंबर की वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी एक ही डेटा मेंबर बनाया है और उसी की वैल्यू को रिटर्न करवा दिया मैंने। देन नम क्लास का वापस से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, एक तो नॉन पैरामीटराइज और एक पैरामीटराइज, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो बात हो गई क्लास, ठीक है। अभी तक कोई भी कांस्टेंट जैसा कीवर्ड मैंने क्लास में तो कहीं यूज नहीं किया, लेकिन अब अगर मैं क्लास के सिंपल यहाँ पर इस पर्टिकुलर कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। क्लास का नाम लिखना है हमें,
क्योंकि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्लास का नाम तो लिखना ही, ऑब्जेक्ट तो क्लास के नेम से ही बनते हैं ना। जैसे डेटा हमारे पास में इंटीजर टाइप का अगर हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो क्या करना होता है, इंट आपको लिखना होता है, ठीक है। इन डेटा टाइप लिखना होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्लास का नाम लिखना होगा। देन n1, n1 क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर अगर मैं बात करूं सिंपली शो फंक्शन की, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने 12 यहाँ पे असाइन कर दी, तो ये तो पॉसिबल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर तो चेंज कर ही रहे हैं, ठीक है, वो तो उसमें भी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर वैल्यू चेंज करे, क्योंकि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो डेटा मेंबर की वैल्यू है कंस्ट्रक्टर चेंज कर सकता है, ठीक है। तो n1 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 12। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू 12 पास की है, यानी कि 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, और डेटा मेंबर की वैल्यू 12 जो है उससे रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, पहले क्या नहीं कर सकते हैं वो पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अगर उस ऑब्जेक्ट की डेटा मेंबर में इस तरह से डायरेक्टली कुछ मॉडिफिकेशन करूं तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन में अगर इनडायरेक्टली करूं तो पॉसिबल है, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे अगर n1 के साथ शो क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, तो पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी 12 विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सेट ए क्या करती हूँ, फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट है उसमें कोई डाउट नहीं है, वैल्यू अगर हम डायरेक्टली चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन यही वैल्यू चेंज अगर मैं किसी मेथड के थ्रू कर रही हूँ तो पॉसिबल है यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर इस केस में जो वैल्यू है वो 12 से हटके कितनी हो जाएगी, 34। तो अब इस केस में यहाँ पर सिंपली ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाएगी 34। कौन सा ए है, किसका ए है, ये कैसे पता चलेगा, तो जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है इस सेट ए फंक्शन को, उसी के डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 34, ठीक है। और जब हम रिजल्ट शो करेंगे तो यहाँ पे 34 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते। तो मैंने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की जो बात की थी, कंस्ट्रक्टर चेंज कर सकता है, लेकिन कोई भी फंक्शन अगर चेंज करे तो वो इनडायरेक्टली जरूर चेंज कर सकता है, डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकता। ये स्टेटमेंट था, मतलब ये मीनिंग था उस प्रॉपर्ली स्टेटमेंट का जो मैंने आपको अभी मेंशन करके मतलब अभी समझाया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट में जो आपको विजिबल होगा वो 12 और 34 जो है वो वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ में डेटा मेंबर जो है ऑब्जेक्ट के, उनको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैंने उनको पब्लिकली डिफाइन किया है तो वैसे भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, मीनिंग हो गया। अब यहाँ तक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात ओवर होती है, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। देन कांस्टेंट टॉपिक के लास्ट 2 पॉइंट्स अभी भी रिमेनिंग है, ये टॉपिक अभी ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट देख लिया, कॉन्स्ट कीवर्ड वेरिएबल के साथ में यूज हो गया, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट मेंबर के साथ, मेंबर फंक्शन के साथ में यूज में आ गया। क्लास के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट डेटा मेंबर्स डिफाइन कर सकते हैं, हालांकि वो मैंने टॉपिक इंक्लूड नहीं किया बट पॉसिबल है वो भी, ठीक है, कि हम डेटा मेंबर भी क्या कर दें, कांस्टेंट बना दें, ठीक है। तो अगर मैं क्लास के अंदर किसी डेटा मेंबर को ही क्या कर दूंगी, कांस्टेंट बना दूंगी, तो उसमें मॉडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर कर सकता है, बाकी कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता। ये उसका मतलब रहेगा कब, जब हम कांस्टेंट डेटा मेंबर यानी कि मैं अगर इसके पहले भी कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड कर दूं तो, लेकिन वो मैंने आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में इंक्लूड नहीं किया है, जो पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है। देन है हमारे पास में कॉन्स्ट पॉइंटर। अब पॉइंटर अगर मैं क्लास का बना रही हूँ और मैं उसी को ही कांस्टेंट बना दूं तो अब क्या पॉसिबिलिटी है,
ठीक है। तो सबसे पहले कांस्टेंट पॉइंटर जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उस पर प्रोसीड करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्लेस किया है कि मैंने यहाँ पे क्या किया। अच्छा, पॉइंटर हमेशा किसी ना किसी वेरिएबल को पॉइंट करता है, ठीक है। तो हम क्या, अगर हमने कांस्टेंट पॉइंटर बना दिया तो हम क्या नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके एड्रेस में चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसे मैंने कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं किए, यहाँ पर तो एक सिंपल एग्जांपल मेंशन किया है कि कांस्टेंट पॉइंटर बनाने के लिए इस तरीके से आप स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। एक वेरिएबल आपने मेंशन किया और कांस्टेंट पॉइंटर बनाने के लिए इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल से देखें कि एग्जैक्टली कांस्टेंट पॉइंटर कैसे काम करेगा, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये पॉइंटर जो है वो ए को क्या कर रहा है, उसका एड्रेस स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो अब सिंपल अगर हम वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। देखिए, पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू में तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर में किसी और का एड्रेस असाइन नहीं कर पाएंगे, तब अगर कांस्टेंट पॉइंटर हम बना देते हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे पता ही है वैल्यू एट ऑपरेटर लगाना ही पड़ेगा, और सिंपल अगर वेरिएबल की वैल्यू तो डिस्प्ले करवानी है तो इस केस में 40 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन समझने वाली बात क्या है वो हम देखते हैं, पॉइंटर के साथ में हम कैसे किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट बना सकते हैं। तो सीधा सा मतलब है, हम कांस्टेंट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इससे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट जो है वो मेंशन किया है, ठीक है। उस असाइनमेंट को हम देख लेते हैं। देखिए, आप इस असाइनमेंट को ट्राई करिएगा, मैं नोट करने का अभी नहीं कह रही हूँ। आपको सिर्फ इतना सा करना है इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में कि आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, क्वेश्चन आपके क्यू बैंक में भी है, लेकिन एक क्वेश्चन टेस्ट के बेसिस पर, मतलब टेस्ट के रिगार्डिंग, अगर टेस्ट होता तो मैं ये क्वेश्चन कॉलेज में देती, बट अभी यहाँ टेस्ट तो नहीं है। बट आप ट्राई करेगा इस टॉपिक को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। आपको ओवरलोड करना है कौन से ऑपरेटर को, ग्रेटर देन ऑपरेटर को, ठीक है। जो हम सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर या मैं यूं कहूँ रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हमने इस ऑपरेटर को इंटीजर आर्ग्यूमेंट के साथ में चेक किया था कि दो ऑब्जेक्ट्स को हमने चेक करवाया था, कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के साथ ये काम परफॉर्म ना करके स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को चेक करवाना है। तो अब इसका सीधा सा मतलब अगर मैं बताऊं कि आपको क्या करना है, जो क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है। लेट्स से क्लास मैंने यहाँ पे C1 ले ली, और ऐसे ही अब जो आप क्लास लेंगे, मतलब क्लास का जो डेटा मेंबर है, ठीक है, ठीक है। अब देखें, मतलब जो एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में डेटा मेंबर्स एग्जैक्टली क्या रखने हैं, आपको स्ट्रिंग रखने होंगे, तभी तो आप उनको कंपैरिजन करवा सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली ऑपरेटर तो ऑब्जेक्ट के साथ में वर्क करता है। तो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को तो हमने इस ऑपरेटर के थ्रू चेक किया था, ठीक है। तो इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास में जो आप ऑब्जेक्ट का डेटा, पर्टिकुलर क्लास का जो डेटा मेंबर बनाएंगे, वो अपने आप में क्या होना चाहिए, एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी कि एक कैरेक्टर एरे होनी चाहिए, तभी हम ये कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास का C1 क्लास का आप दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स अपने आप में क्या होंगे, स्ट्रिंग। तो इंटरनली उन्हीं को ही आपको चेक करवाने होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रिंग को, कि उनमें से बड़ी स्ट्रिंग कौन सी है और छोटी स्ट्रिंग कौन सी है, ठीक है। आपको सिर्फ ग्रेटर का मैसेज प्रिंट करवाना है। तो ये असाइनमेंट आप ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो रिमेनिंग तो पूछ लीजिए।